जल्दी करो, फौरन एक्शन में आ जाओ, फौरन मादाम ट्रेसी ने कहा और उसके साथी बर्क रफ्तारी से हरकत में आ गए। इमरान अपने साथियों समेत जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर के हमरा अली अल सुबह चार्टर तैयारे के जरिए कॉली पहुंचा तो टाइगर एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। क्या रिपोर्ट है टाइगर? इमरान ने एयरपोर्ट से बाहर आते ही पूछा। बास फौरन ट्रेसी और उसके साथियों ने अभी तक आजम खान से राब्ता नहीं किया। जिस रहायशगाह पर आजम खान के आदमियों ने खसूसी असलहा सप्लाई किया था वो रहायशगाह भी खाली पड़ी हुई है। अलबत्ता महसूस होता है कि वहाँ कुछ लोग रहे हैं, लेकिन अब वहाँ ना कोई सामान है और ना कोई आदमी। टाइगर ने पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए रिपोर्ट दी। आजम खान मौजूद है या नहीं? इमरान ने पूछा। आजम खान दारुल हुकूमत चला गया है। उसे उसके भाई अहमद खान की मौत की इत्तला मिल गई थी। अब उसकी जगह उसका नायब रहमत खान काम कर रहा है और बास ये सारा काम ये रहमत खान करता है। आजम खान तो सिर्फ हुक्म देता है। टाइगर ने जवाब दिया। तुमने हमारे लिए रहायशगाह और जीपों का बंदोबस्त किया है? इमरान ने पूछा। इस पास एक जीप ले आया हूँ, टाइगर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो सब एक ही जीप में सिमर समटाकर सवार हुए और टाइगर जो ड्राइविंग सीट पर था जीप को एयरपोर्ट से निकालकर शहर जाने वाली सड़क की तरफ ले गया। टाइगर के साइड वाली सीट पर जूलिया बैठी हुई थी, जबकि इमरान, सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील के हमरा अपनी सीटों पर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो एक रहायशगाह पर पहुंच गए। यहाँ एक और जीप मौजूद थी। एक बड़े कमरे में पहुंचते ही इमरान ने जेब में से एक खसूसी साख्त का ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो अल इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा तो उसका राब्ता कर्नल हाशिम से हो गया और जब कर्नल हाशिम ने उसे बताया कि उसने ट्रेसी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है तो इमरान ने उसे मुहतात रहने का कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हमें फौरन लेबॉर्ट्री पहुंचना है, जल्दी करो, ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, जल्दी करो, इमरान ने अपने साथियों से कहा। फिर वो सब असलहा लेकर दौड़ते हुए बाहर जीपों पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों जीपें तेजी से कोली शहर से बाहर लेबॉर्ट्री की तरफ जाने वाली सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। पहली जीप की ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि उसकी साइड सीट पर जूलिया और अगली सीट पर सफदर और टाइगर मौजूद थे, जबकि दूसरी जीप की ड्राइविंग सीट पर तनवीर और उसके साथ कैप्टन शकील मौजूद था। दोनों जीपें खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी कि अचानक इमरान को जीप की रफ्तार कम करनी पड़ी, क्योंकि सड़क जहां से इस लेबॉर्ट्री की तरफ जाती थी वहां एक ट्रक फंसा हुआ था। उसका एक्सल टूट गया था और उसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। ये ट्रक यहाँ कैसे आ गया? इस तरफ तो ट्रक के जाने का रास्ता ही नहीं है, इमरान ने जीप रोककर नीचे उतरते हुए कहा और तेजी से ट्रक की तरफ बढ़ा, जिसके साथ दो मुकामी आदमी खड़े हुए थे। ये ट्रक इधर क्यों लाया गया है? इमरान ने उनमें से एक से मुखातिब होकर कहा। जनाब, पत्थर लादने के लिए हम ले जा रहे थे कि एक्सल टूट गया, मुकामी आदमी ने जवाब दिया। पत्थर लादने के लिए? कहाँ से लादने थे? ये सड़क तो इतनी तंग है कि इस पर जीप मुश्किल से गुजरती है, ट्रक कैसे गुजर सकता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, दाएं तरफ गहराई में क्रशर लगे हुए हैं, वहां से पत्थर लादे जाते हैं। हम कहाँ जाने वाली सड़क से पहले दाएं तरफ नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये ट्रक यहाँ खराब हो गया है। अब आदमी मंगवाए हैं, वो उसके एक्सल बदलेंगे तो फिर ये ट्रक चल सकेगा। इस आदमी ने जवाब दिया और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि ट्रक इस तंग सड़क पर नहीं जाते बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़कर दाएं तरफ नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। कितनी देर लगेगी? इमरान ने पूछा। जनाब, बस आदमी आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और लग जाएंगे, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा और इमरान वापस मुड़ आया। आओ, अब हमें पैदल यहाँ से जाना होगा, जीपें एक साइड पर करके रोक दो, इमरान ने कहा तो सब जीपों से नीचे उतर आए। चूंकि कर्नल हाशिम ने उन्हें बता दिया था कि ट्रेसी और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए वो इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन चूंकि उन्हें काफी तवील फासला पैदल सफर करना पड़ रहा था, इसलिए खसूसी इलाके तक पहुंचते पहुंचते उन्हें तकरीबन 2.5 घंटे लग गए। लेकिन लेबॉर्ट्री के दाखिली रास्ते के करीब पहुंचते ही वो बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि वहां हर तरफ से रंग के पत्थरों के ढेर पड़े हुए थे। यूं लगता था जैसे पत्थर आग में जलाए गए हों। ओ ये क्या हो गया? इमरान ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। फिर वो दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे और फिर थोड़ी देर बाद वो लेबॉर्ट्री के दाखिली रास्ते पर पहुंचे तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि लेबॉर्ट्री का दाखिली रास्ता इस अंदाज में खुला हुआ था कि बड़े बड़े पत्थर जलकर 6 टुकड़ों में तब्दील हो चुके थे और इर्द गिर्द पहाड़ियों पर फैल जाओ, दुश्मन अभी यहीं होंगे, टाइगर मेरे साथ जाएगा, इमरान ने अपने साथियों से कहा। और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गया, लेकिन वहां सवाए जली हुई राख और जले हुए इंसानी ढांचों के और कुछ नहीं था। इमरान ने तकरीबन पूरी लेबॉर्ट्री चेक कर ली। लेबॉर्ट्री वैसे ही मौजूद थी, लेकिन उसकी हर चीज इस तरह जलकर राख हो गई थी जैसे किसी आतिशफशां का दहकता हुआ लावा इस लेबॉर्ट्री में घुस आया हो। ये लेजर गनों का नतीजा है, इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि मेरे कॉल करने और हमारे यहाँ पहुँचने के दौरान ये सारी वारदात हुई है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तेजी से वापस मुड़ गया। जाहिर है अब यहाँ रुकना फजूल था, क्योंकि कोई आदमी जिंदा नहीं बचा था और न कोई चीज सलामत रही थी। इमरान और टाइगर जब बाहर आए तो वहाँ सफदर मौजूद था। इमरान साहब, यहाँ तो कत्लेआम किया गया है, 12 फौजियों की जली हुई लाशें मिली हैं और ये सब के सब चेक पोस्टों पर राख की सूरत में पड़े हुए हैं। चेक पोस्ट की हर चीज जलकर राख में तब्दील हो चुकी है। अलबत्ता एक बड़े गार में एक कर्नल और एक फौजी सिपाही की लाशें दुरुस्त हालत में मौजूद हैं, उन्हें गर्दनें तोड़कर हलाक किया गया है। वहाँ एक लॉन्ग रेंज व्यू मशीन और एक ट्रांसमीटर भी मौजूद है, सफदर ने रिपोर्ट देते हुए कहा। इस बार वाकई हमारे सितारे गर्दिश में हैं, मुसलसल नाकामियों से ही वास्ता पड़ा है, इमरान ने कहा। फिर चट्टानों को फलांगता हुआ वो लेबॉर्ट्री के सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां उसके साथी मौजूद थे। उन सब के चेहरे लटके हुए थे। इमरान गार में गया जहां कर्नल और एक फौजी की लाशें पड़ी हुई थी। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, फिर वो गार से बाहर आ गया। उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी।
हेलो हेलो अली इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस चीफ अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। चीफ, यहाँ लेबॉर्ट्री में लेज़र गनों से हमला करके उसे मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिया गया है। कर्नल हाशिम और इसके तकरीबन 15-16 सिपाहियों की लाशें मिली हैं और मुजरिम गायब हो चुके हैं। हालांकि मैंने गोली पहुंचते ही कर्नल हाशिम को ट्रांसमीटर पर कॉल किया था तो कर्नल हाशिम ने बताया था कि उसने दुश्मन एजेंटों के ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है और वो इस वक्त इसके सामने बंधे हुए मौजूद हैं, जिस पर मैंने उसे होशियार और मुहतात रहने का कहा और फिर हम फौरी तौर पर लेबॉर्ट्री के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस दौरान दुश्मन अपना काम कर चुके थे। लेबॉर्ट्री में 8 के करीब इंसानों के जले हुए ढांचे मैंने देखे हैं, लेकिन वहाँ फौजियों की तादाद बेहद कम है। हालांकि जब रात को मैंने कर्नल हाशिम से तफसीलात मालूम की थी तो उसने बताया था कि यहाँ तकरीबन 150 अफराद मौजूद हैं। आप सर सुल्तान के जरिए छावनी के कमांडर से मालूमात हासिल करें और खास तौर पर डॉक्टर अब्दुल हक के बारे में कि क्या वो लेबॉर्ट्री में ही मौजूद थे। ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तुम दुश्मन एजेंटों का पीछा करो, अब उनकी हलाकत ज़रूरी हो गई है। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इंतहाई सर्द लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस जेब में डाल लिया। टाइगर, तुम सफदर और तनवीर के साथ कोहली जाओ। ये लोग अगर कोहली गए हैं तो लाजमी बात है कि ये लोग अभी कोहली से बाहर ना गए होंगे और कोहली से बाहर जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, सड़क के जरिए और हवाई जहाज के जरिए। सड़क की चेक पोस्ट को तनवीर चेक करेगा क्योंकि वो वहाँ पहले भी चेकिंग कर चुका है, और टाइगर रहमत खान को चेक करेगा क्योंकि वो आरान इस रहमत खान की मदद के बगैर नहीं जा सकते, जबकि सफदर एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग करेगा। इमरान ने कहा, चेकिंग का क्या मतलब हुआ? तनवीर ने हैरान होकर पूछा। हमने उनसे फार्मूला वापस हासिल करना है, समझे? तुम तीनों जीप में मौजूद सामान में से 05 ट्रांसमीटर ले लेना। जैसे ही ये लोग नजर आए तुमने मुझे फौरी कॉल करना है, सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। और आपका क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? सफदर ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये लोग वारदात करके कहान की तरफ गए होंगे, क्योंकि अगर ये जीपों पर वापस आते तो हमें ये जीपें नजर आ जाती और वैसे भी वहाँ इस रास्ता ट्रक की वजह से बंद है, और अगर ये पैदल वापस आते तो तभी हम उन्हें चेक कर लेते। इसीलिए मेरा ख्याल है कि उन्हें हमारे कोहली पहुंचने की इत्तला इस वक्त मिली होगी जब मैंने कर्नल हाशिम को कॉल किया था, इसीलिए लाजमन ये कहान गए होंगे, फिर वहाँ से ये कामसी पहुंचेंगे और फिर वहाँ से दारुल हुकूमत निकल जाएंगे। मैं चीफ की तरफ से कॉल आने के बाद कमांडर से बात करके हेलीकॉप्टर हासिल करके यहाँ से कहान पहुंचूंगा और वहाँ से हांसी। इमरान ने कहा, लेकिन फिर हमारे कोहली जाने का क्या फ़ायदा? तनवीर ने कहा, ये बेहद तेज़ और शातिर जहन के मालिक साबित हो रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी और रास्ते से कोहली पहुंच जाएं। उनके जहन में ये बात भी मौजूद होगी कि हम उनके रास्ते में ना मिलने से समझ सकते हैं कि वो कहान गए होंगे, जबकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से रास्ते भी हो सकते हैं जिनकी मदद से वो हमारी नज़रों में आए बगैर कोहली पहुंच जाए। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और सबने इस बात पर सर हिला दिए। फिर टाइगर, तनवीर और सफदर वापस मुड़े और तेज तेज चलते हुए चट्टानों को फलांगते हुए जल्द ही उन्हीं नजरों से गायब हो गए। हैरत है कि इन लोगों ने फार्मूला भी हासिल कर लिया, लेबॉर्ट्री भी तबाह कर दी और अब तक हमारा उनसे एक बार भी आमना सामना नहीं हो सका। जूलिया ने कहा, हाँ, इस बार हालात तो वाकयात शुरू से ही अजीब अंदाज में सामने आ रहे हैं। इमरान ने कहा। इसके साथ ही उसने एक बार फिर ट्रांसमीटर निकाला और फिर इस पर दोबारा फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो अली इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस चीफ अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद चीफ की आवाज़ सुनाई दी। चीफ मुल्हिका छावनी के कमांडर, फ्रिक्वेंसी मुझे चाहिए, वहाँ से हेलीकॉप्टर मंगवाना है। ओवर। इमरान ने कहा, मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद कॉल करूँगा। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इंतहाई सर्द लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चीफ भी कामयाबी का साथी है, उसने भी तोते की तरह आंखें फेर ली हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, शुक्र करो कि चीफ ने अभी तक हमारी हलाकत के अहकामात नहीं दिए, वरना जिस तरह हम शिकस्त खाते चले जा रहे हैं नतीजा यही निकलना था। जूलिया ने कहा, शिकस्त? कैसी शिकस्त? अभी तो हम मैदान में हैं और क्राउन एजेंसी और क्रीमिया कहीं भागे तो नहीं जा रहे, मैं उनका पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब, अगर हम इसी अंदाज में काम करते रहे तो नतीजा यही निकलेगा। अचानक कैप्टन शकील ने कहा, किस अंदाज में? इमरान ने चौंक कर पूछा। इस बार हमने अपना काम दूसरों पर छोड़ दिया है, अगर हम रात को यहाँ पहुँच जाते तो ये भयानक वारदात इस अंदाज में ना होती। हमने मामलात को कर्नल हाशिम पर छोड़ दिया, वो आम फौजी था और इन तरबियत याफ्ता और ज़हीन एजेंटों का मुकाबला कैसे कर सकता था? कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, रात के वक्त अगर हम यहाँ पहुँचते तो मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते थे। वैसे कर्नल हाशिम ने यहाँ की चेकिंग की जो तफसीलात बताई थी वो इस कदर जामे थी कि मुजरिम किसी सूरत भी कामयाब ना हो सकते थे और वैसे भी सारा ग्रुप पकड़ा गया था। असल हमाकत कर्नल हाशिम से ये हुई कि उसने हमारे आने से पहले होश दिलाया और उन्होंने सिचुएशन बदल दी। इमरान ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई। इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। इस पर पहले से उसने अपनी ज़ाती फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर रखी थी। हेलो हेलो चीफ कॉलिंग ओवर। चीफ की आवाज़ सुनाई दी। यस अली इमरान अटेंडिंग यू ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर अब्दुल हक दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, वो एक खास मामले पर बातचीत करने के लिए सदर मुमलिकत से मिलने कल दोपहर दारुल हुकूमत पहुंचे थे और फौजी छावनी के कमांडर से मालूम हुआ है कि कर्नल हाशिम के साथ 2 कैप्टन और 10 फौजी सिपाही थे। वहाँ 2 कैप्टन भी मौजूद थे। कमांडर जनरल को तुम्हारे बारे में इत्तला दी जा चुकी है, तुम उससे रब्ता कर सकते हो, उसकी मखसूस फ्रिक्वेंसी नोट करो। ओवर। चीफ ने सर्द लहजे में कहा और इसके साथ उसने फ्रिक्वेंसी बताई और रब्ता खत्म कर दिया। खुदाया तेरा शुक्र है कि डॉक्टर अब्दुल हक बच गए। ये लेबॉर्ट्री तो दोबारा भी बन सकती है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल हक मर जाते तो सारा मंसूबा ही खत्म हो जाता। इमरान ने इत्मीनान भरा तवील सांस लेते हुए कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर पर वो फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी जो चीफ ने उसे बताई थी, ताकि वो कमांडर जनरल से बातचीत करके उसे यहाँ बुलवा भी सके और इससे अपने लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवा सके।
दो जीपें हांसी तेज रफ्तारी के साथ कहान की तरफ बढ़ी चली जा रही थीं। दोनों जीपों पर मादाम ट्रेसी और उसके साथी सवार थे। उनके चेहरे कामयाबी से दमक रहे थे। उन्होंने अपनी महसूस लेजर गनों की मदद से न सिर्फ लेबॉर्ट्री का रास्ता खोल लिया था, बल्कि वहां पर मौजूद हर किस्म के साइंसी इंतजामात को भी तहस नहस करके पूरी लेबॉर्ट्री को जलाकर राख कर दिया था। लेबॉर्ट्री में 8 अफराद मौजूद थे जिन्हें मादाम ट्रेसी और उसके साथियों ने संभलने से पहले ही लेजर गनों की मदद से जलाकर राख कर दिया था। मादाम, ये तो शुक्र है कि वहाँ फौजियों की तादाद ज्यादा नहीं थी, वरना शायद ये सब कुछ इतनी आसानी से ना हो जाता। अगली सीट पर बैठी हुई मारियाना ने कहा, हाँ, उन्हें दरअसल अपने साइंसी इंतजामात पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने वहाँ फौजियों की तादाद कम कर रखी थी। मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया, मादाम, वो फार्मूला कहाँ है जो आपकी और जीपों की तलाशी के बावजूद उनके हाथ ना लग सका? अचानक अगली सीट पर बैठे हुए जैक्सन ने कहा। कर्नल हाशिम ने शायद मुझे अहमक समझ लिया था कि मैं इस कदर कीमती फार्मूला अपने साथ लेकर वहां जाती। मादाम ट्रेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मादाम, जब हम रहायशगाह से रवाना हुए थे तो फार्मूला आपके पास था। जैक्सन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने फार्मूला लेबॉर्ट्री की अगली तरफ एक चट्टान की खूह में इस तरह छुपा दिया था कि बगैर खास तौर पर चेक किए वो किसी को ना मिल सकता था, और मेरी यही एहतियात काम आ गई, वरना फार्मूला भी हाथ से जाता और इसके साथ ही वो लोग हमें होश में लाने की बजाय इसी तरह बेहोशी के आलम में ही हलाक कर देते। मुझे मालूम था कि उन्हें हर सूरत में फार्मूला वापस चाहिए, इसलिए वो हमें जिंदा रखने पर मजबूर होंगे, और वही हुआ। मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया, मादाम, ऐसा न हो कि जब तक हम कहान और वहाँ से हांसी शहर पहुंचे ये लोग पहले की तरह हेलीकॉप्टर पर वहाँ पहुंच जाएं। वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ड्राइविंग सीट पर मौजूद फॉर्ड ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कहान से हांसी जाएंगे? मादाम ट्रेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो और क्या, हम इधर ही तो जा रहे हैं। फॉर्ड ने हैरान होते हुए कहा, हमारे लिए अब सबसे महफूज जगह कोली है, लेकिन हम अपनी रहायशगाह पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कर्नल हाशिम ने बताया था कि उसे रात को ही दारुल हुकूमत से हमारे हमले के बारे में इत्तला मिल गई थी, और फिर सुबह को इमरान ने कर्नल हाशिम को कॉल करके बताया था कि वो कोली पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि मैंने दारुल हुकूमत में खुसूसी असलहा हासिल करने और फिर ईरान की सरहद क्रॉस करके यहाँ से निकलने का जो प्लान बनाया था वो किसी न किसी तरह इमरान के इल्म में आ चुका है, और चूँकि इमरान और उसके साथी कोहली की तरफ से लेबॉर्ट्री पहुंचेंगे और हम उन्हें रास्ते में ना मिले होंगे, तो वो लामहला इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हम कहान गए हैं, इसीलिए वो लाजमन हमारे पीछे कहान पहुंचेगा। मादाम ट्रेसी ने वजाहत करते हुए कहा, मादाम, कोहली में भी इसका ग्रुप मौजूद होगा। फॉर्ड ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा है कि हम इस रहायशगाह पर नहीं जाएंगे जहाँ से हम रवाना हुए थे, क्योंकि हो सकता है कि वो उस रहायशगाह को भी चेक कर चुके हों। मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया, लेकिन मादाम, हम कोहली किस तरह जाएंगे, क्या पैदल? इस पर जैक्सन ने कहा, नहीं, मैंने नक्शा चेक किया है। कहान से पहले एक और सड़क शुमाल की तरफ निकलती है जो एक और छोटे से कस्बे में जाती है जहाँ पत्थर काटने वाले क्रशर लगे हुए हैं। इस कस्बे का नाम रॉडनी है। रॉडनी से पहले हम जीपे छोड़ देंगे और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए हम जनूब की तरफ बढ़ेंगे जहाँ फौजी छावनी है। वहाँ से कोई फौजी जीप या हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और इस हेलीकॉप्टर या जीप की मदद से हम वापस कोहली जाएंगे, और फिर कोहली पहुंचकर हम आगे की प्लानिंग नए सिरे से करेंगे। मादाम ट्रेसी ने तफसील बताते हुए कहा, मादाम, उन्होंने लाजमन अब कोहली, कहान और दारुल हुकूमत तीनों जगहों पर इंतहाई सख्त चेकिंग करनी है, और हमारा मिशन अब हर लिहाज से मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए अब हमें हर सूरत में फार्मूले समेत पाकिस्तान से निकलना है। जैक्सन ने कहा, हाँ, लेकिन जाहिर है इस बारे में हमें कोई प्लानिंग बनानी होगी, वरना अफरा तफरी में हम उनके हाथ लग सकते हैं। मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया, और सबने इस बात में सर हिला दिया। फिर कहान के करीब पहुंचकर वो वाकई शुमाल की तरफ मुड़ गए, और थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से रॉडनी के आसार नजर आने शुरू हो गए। ये पहाड़ी कस्बा काफी बुलंदी पर था। फिर उनकी जीप ने जैसे ही एक मोड़ काटा, मादाम ट्रेसी बेइख्तियार टोंक पड़ी। जीपे यहीं रोक दो, एक तरफ करके मादाम ट्रेसी ने कहा, तो फोर्ड ने जीपों को एक साइड पर करके रोक दिया। क्या हुआ मादाम? फोर्ड ने जीप रोकते हुए कहा, कस्बे में एक पुख्ता घर के सामने मुझे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर नजर आया है, हमने उस पर कब्जा करना है। मादाम ट्रेसी ने कहा, प्राइवेट हेलीकॉप्टर और यहाँ पहाड़ी कस्बे में? नहीं मादाम, ये कैसे मुमकिन है? मारियाना ने कहा, जैसे भी मुमकिन है, बहरहाल हेलीकॉप्टर वहाँ मौजूद है और अब जैक्सन और रॉजर आएंगे और वहाँ से ये हेलीकॉप्टर यहाँ लेकर आएंगे, बाकी हम सब यहीं रुकेंगे। मादाम ट्रेसी ने जीप से उतरते हुए कहा, और वो सभी जीपों से नीचे उतर आए। मादाम, वहाँ की सूरत हाल को हमने खुद कंट्रोल करना है, या इस सिलसिले में आपकी कोई खसूसी हिदायत है? जैक्सन ने कहा, तुमने हेलीकॉप्टर इस अंदाज में हासिल करना है कि किसी को इल्म ना हो सके, या अगर ज़रूरी समझो तो जिस घर के सामने ये मौजूद है वहाँ के लोगों को साइलेंसर लगे असलहे से हलाक कर देना, लेकिन ओपन फायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथ ही फौजी छावनी और फायरिंग की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। मादाम ट्रेसी ने कहा, और जैक्सन ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर वो और रॉजर दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए चले गए, जबकि वो सब एक तरफ हटकर खड़े हो गए। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद होते देखा, और फिर हेलीकॉप्टर तेजी से घूमता हुआ सीधा इस तरफ को आने लगा जिधर मादाम ट्रेसी और उसके साथी मौजूद थे, और मादाम ट्रेसी और उसके साथियों के चेहरों पर मुसरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि हेलीकॉप्टर इस तरफ आने का मतलब था कि जैक्सन और रॉजर उसे हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उनके करीब एक चट्टान पर उतर आया। वो सब तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। वो हेलीकॉप्टर छोटा था, लेकिन इस वक्त उन्होंने बहरहाल इस पर सवार होना था, इसीलिए वो सब इस पर सवार हो गए। पायलट सीट पर जैक्सन मौजूद था। जैक्सन, नीचे परवाज रखो और सीधे अब दारुल हुकूमत की तरफ चलो, मैंने इरादा बदल दिया है, हो सकता है कि कोहली में हम फंस जाए। मादाम ट्रेसी ने साइड सीट पर बैठते हुए कहा। यस मादाम, जैक्सन ने कहा। इसके साथ उसने हेलीकॉप्टर को हवा में बुलंद कर दिया, फिर तेजी से उसे दारुल हुकूमत की सिमत ले जाने लगा। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मादाम ट्रेसी ने पूछा। नो मादाम, हेलीकॉप्टर जिस घर के सामने मौजूद था
वहाँ एक बूढ़ी औरत और 4 मर्द मौजूद थे। इन चारों के लिबास से मालूम होता था कि वही इस हेलीकॉप्टर पर यहाँ आए हैं और बूढ़ी औरत शायद बीमार थी। वो चारों उसके गिर्द बैठे हुए थे। रोजर ने इन पर अचानक फायर खोल दिया और इस औरत समेत चारों को हलाक कर दिया। मैंने इस दौरान हेलीकॉप्टर को चेक किया, ये बेहतरीन हालत में है। जैक्सन ने कहा, ये किसी कारोबारी कंपनी का है, इस पर नाम भी लिखा हुआ है। मादाम ट्रेसी ने कहा, यस मादाम, नेशनल ओरिएंट कॉर्पोरेशन का नाम लिखा हुआ है। जैक्सन ने जवाब दिया और मादाम ट्रेसी ने इस बात में सर हिला दिया। नीची और मुसलसल 40 मिनट की परवाज़ के बाद वो दारुल हुकूमत के नवाह में बहिरो अफियत पहुंचाने में कामयाब हो गए। हेलीकॉप्टर को कहीं करीब खेतों में उतार देना, वहां से हम पैदल आगे जाएंगे, मादाम ट्रेसी ने कहा और जैक्सन ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन मादाम, दारुल हुकूमत में हम क्या किसी होटल में कयाम करेंगे? अगली सीट पर मौजूद डयाना ने कहा, नहीं, किसी करीबी कॉलोनी में कोई ना कोई कोठी ऐसी होगी जिसके बाहर किराए के लिए या काबिल फरोख्त का बोर्ड मौजूद होगा। हम वहाँ इत्मीनान से सिर्फ कुछ वक्त गुजारेंगे, बल्कि आगे की प्लानिंग करके यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, मादाम ट्रेसी ने कहा और एक बार फिर सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान, जूलिया और कैप्टन शकील के साथ फौजी हेलीकॉप्टर में सवार कहान की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। मैंने 2 जीपें रॉडनी कस्बे की तरफ जाती हुई देखी थी जनाब। अचानक फौजी पायलट ने साइड सीट पर बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। रॉडनी कस्बा किधर है? इमरान ने चौंक कर पूछा। कहान से शुमाल की तरफ सड़क जाती है, वहाँ एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है, यहाँ के लोग ज्यादातर फौजी छावनी में काम करते हैं, पायलट ने जवाब दिया। लेकिन रॉडनी कस्बे से क्या कोई सड़क दारुल हुकूमत जाती है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी नहीं, सड़क तो नहीं जाती, इन्हें भी पहले कहान आना पड़ता है, फिर वहाँ से हांसी जाना पड़ता है। अलबत्ता मैंने आते हुए इज्जत खान का हेलीकॉप्टर रॉडनी कस्बे में उनकी वालदा के घर के सामने खड़ा हुआ देखा था। शायद ये दोनों जीपे इनके आदमियों की हों, पायलट ने जवाब दिया। हेलीकॉप्टर और रॉडनी कस्बे में क्या मतलब? कौन है ये इज्जत खान? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इज्जत खान रॉडनी कस्बे का रहने वाला है, पहले फौजी छावनी का ठेकेदार था, फिर उसने दारुल हुकूमत में कोई कंपनी बना ली। अल्लाह ताला ने उसे इतनी दौलत दी है कि वो अब अपने कस्बे में हेलीकॉप्टर पर आता है और ये उसका ज़्यादती हेलीकॉप्टर है। उसकी बूढ़ी वालिदा रॉडनी कस्बे में ही रहती है। हालांकि इज्जत खान ने उसे दारुल हुकूमत ले जाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। इसीलिए अब इज्जत खान अक्सर उससे मिलने रॉडनी कस्बे आता जाता रहता है। पायलट ने तफसील बताते हुए कहा और फिर पहले रॉडनी कस्बे की तरफ चलो, हमने इस हेलीकॉप्टर और जीपों को चेक करना है, इमरान ने कहा और पायलट ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी लेकिन छोटे से कस्बे के ऊपर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर तो मौजूद नहीं है, शायद वो लोग इस दौरान वापस चले गए हैं। पायलट ने कहा, तुम उसे वहां उतार दो जहां हेलीकॉप्टर तुमने देखा था, इमरान ने कहा तो पायलट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर हेलीकॉप्टर को उसने एक मस्ता चट्टान पर उतार दिया और इमरान अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। पायलट भी नीचे आ गया था। कहाँ है उनका घर? क्या वो सामने वाला है? इमरान ने कहा, ये सर आइए, पायलट ने कहा और तेज तेज कदम उठाते इस घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन जब वो घर में दाखिल हुए तो वो सब बेइख्तियार उछल पड़े, क्योंकि सामने बरामदे में ही लाशें पड़ी हुई साफ दिखाई दे रही थी। ये लाशें एक बूढ़ी औरत और 4 मर्दों की थी। बूढ़ी औरत की लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी, जबकि चारों मर्दों की लाशें कुर्सियों समेत नीचे गिरी हुई थी। ये इज्जत खान और ये इसका बेटा है, असमत अली खान जनाब, पायलट ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। ओ, इसका मतलब है कि वो लोग ये हेलीकॉप्टर ले उड़े हैं, आओ वापस आओ। इमरान ने वापस मुड़कर तकरीबन भागते हुए अंदाज में हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा और पायलट, जूलिया और कैप्टन शकील भी उसके पीछे भाग पड़े। यहाँ ऐसी कोई चेक पोस्ट है जो हेलीकॉप्टर को चेक कर सकती है कि वो किस तरफ गया है? इमरान ने हेलीकॉप्टर में बैठते हुए पायलट से कहा। ये सर मैं बात करता हूँ, पायलट ने कहा। इसके साथ उसने हेलीकॉप्टर में मौजूद ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। इमरान हॉर्न बेंच से खामोश बैठा हुआ था। जूलिया और कैप्टन शकील भी खामोश बैठे हुए थे, उनके चेहरे सोते हुए थे। हेलो हेलो करमदाद खान, पायलट कोड 13 कॉलिंग 8 चेक पोस्ट नंबर 31 ओवर, पायलट ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चेक पोस्ट नंबर 31 अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्या इज्जत खान की कंपनी के हेलीकॉप्टर को आपने रॉडनी कस्बे से परवास करते हुए मार किया है? ओवर, पायलट ने कहा। यस, वो भी थोड़ी देर पहले रॉडनी से परवास करके दारुल हुकूमत की तरफ किया है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने उसे कॉल ऑफ करने का कह दिया। शुक्रिया ओवर एंड ऑल, पायलट ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस हेलीकॉप्टर के पीछे चलो, जिस कदर तेज रफ्तारी से जा सकते हो, इमरान ने पायलट से कहा और पायलट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इंजन स्टार्ट करके उसने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद किया और उससे मोड़कर तेजी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा। फौजी हेलीकॉप्टर काफी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई हेलीकॉप्टर फिजा में नजर नहीं आ रहा था। इमरान हॉर्न बेंच खामोश बैठा हुआ था, उसके फराख पेशानी पर शिकनों का जाल सा फैला हुआ नजर आ रहा था। फिर तकरीबन 40 मिनट की तेज परवाज के बाद हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत के नवाही इलाके तक पहुंच गया। वो दाएं तरफ खेतों में एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, अचानक अगली सीट पर बैठी हुई जूलिया ने कहा। तो इमरान और बाकी साथी भी चौंक पड़े। हाँ, ये इज्जत खान की कंपनी का ही हेलीकॉप्टर है, पायलट ने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ते हुए कहा। तुम कैसे ये सब कुछ जानते हो? इमरान ने कहा। मैं इस हेलीकॉप्टर को उड़ाता रहा हूँ, फिर मैंने फौज ज्वाइन कर ली थी, पायलट ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद पायलट ने खेतों में मौजूद एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर के करीब अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया और इमरान और जूलिया और कैप्टन शकील तीनों नीचे उतरे और दौड़ते हुए इस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। उन्हें मालूम था कि हेलीकॉप्टर खाली होगा, लेकिन फिर भी चेकिंग की जरूरत थी। हेलीकॉप्टर वाकई खाली था। इमरान हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया, उसने अंदर का तफसीली जायजा लिया, लेकिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो उसे किसी किस्म का फायदा पहुंचा सकती। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो दूर से कैप्टन शकील एक मुकामी किसान के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ आता दिखाई दिया। ये बता रहा है कि इस हेलीकॉप्टर से 3 गैर मुल्की औरतों और 4 गैर मुल्की मर्द उतरकर जेड टाउन की तरफ गए हैं। कैप्टन शकील ने इस किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके हुलिये बता सकते हो? इमरान ने कहा।
نہیں جناب، میں تو یہاں سے کافی دور کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب یہ ہیلی کاپٹر اترا، پھر اس میں سے یک بعد دیگرے 7 غیر ملکی نیچے اترے اور تیز سے قدم اٹھاتے سامنے کالونی کی طرف چلے گئے، پھر میری نظروں سے غائب ہو گئے اور میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا کیونکہ وہ کوئی غیر ملکی تھے۔ اسی لیے مجھے کوئی تعجب نہ ہوا تھا۔ کسان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان کے لباس وغیرہ کی تفصیل تو بتا سکتے ہو؟ عمران نے کہا، جناب انہوں نے جیکٹیں اور پتلونیں پہنی ہوئی تھی، بس دور سے تو میں نے اتنا ہی دیکھا ہے، کسان نے جواب دیا۔ اوکے پائلٹ، تم ہیلی کاپٹر واپس لے جاؤ، تمہارا شکریہ کہ تمہاری وجہ سے ہم ان کے پیچھے یہاں تک آ گئے ہیں، ورنہ ہم وہیں بھٹکتے رہتے، اب ہم خود ہی انہیں تلاش کر لیں گے، عمران نے پائلٹ سے کہا اور پائلٹ سلام کر کے واپس ہیلی کاپٹر کی طرف مڑ گیا۔ آؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پھر وہ تینوں تیز سے قدم اٹھاتے اس کالونی کی طرف بڑھتے چلے گئے جس کے بارے میں اس کسان نے بتایا تھا۔ تعداد کے مطابق تو یہ وہی گروپ ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، ویسے ہاتھ سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ انہیں بر وقت ہیلی کاپٹر میسر آ گیا، عمران نے کہا اور جولیا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ تینوں اس کالونی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تقریباً ساری کالونی گھوم ڈالی لیکن وہاں انہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ عجیب صورتحال ہے، نہ جانے اب یہ لوگ کہاں ہوں گے، مجھے چیف سے بات کرنی ہوگی، عمران نے کہا۔ پھر وہ ایک چوک پر بنے ہوئے ریستوران کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے برآمدے میں ایک پبلک فون بوتھ نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ ریستوران کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ریستوران سے ایک نوجوان باہر آیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ کیا بات ہے، پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ عمران نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ میری اسٹیشن ویگن چھین لی گئی ہے جناب، ظلم ہے کہ اب غیر ملکیوں نے بھی ڈکیتیاں شروع کر دی ہیں، نوجوان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کتنے غیر ملکی تھے اور کہاں یہ واردات ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، پچھلے چوک پر اچانک ایک غیر ملکی عورت ایک گلی سے نکل کر سامنے آئی اور اس نے مجھے ہاتھ دے کر رکنے کا اشارہ کیا، میں نے غیر ملکی سمجھ کر ویگن روک لی۔ اسی لمحے اس کے کئی ساتھی بھی گلی سے باہر آ گئے، پھر انہوں نے مجھے کھینچ کر نیچے اتارا، میری کن پٹی پر مکہ مارا اور پھر ویگن لے کر چلے گئے۔ میں چند لمحے تو بے ہوش رہا لیکن پھر ہوش میں آنے پر میں ان کے پیچھے بھاگا لیکن وہ غائب ہو چکے تھے۔ میں یہاں آیا تاکہ پولیس کو اطلاع دوں لیکن ایمرجنسی پولیس آفس میں گھنٹی تو جاری جا رہی ہے لیکن کوئی کال ہی نہیں اٹینڈ کر رہا، نوجوان نے تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کتنی تعداد تھی ان کی؟ عمران نے پوچھا۔ جی 3 عورتیں اور 4 مرد تھے اور سب کے سب غیر ملکی تھے، نوجوان نے کہا۔ اسٹیشن ویگن کا نمبر کیا ہے اور ماڈل کون سا تھا؟ عمران نے پوچھا تو نوجوان نے نمبر بتا دیا۔ تم خود ٹیکسی میں بیٹھ کر پولیس کے پاس چلے جاؤ، یہ غیر ملکی ایجنٹ تھے، تمہاری ویگن وہ شہر میں کہیں نہ کہیں چھوڑ دیں گے، شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، عمران نے کہا اور تیزی سے ریستوران کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پبلک فون بوتھ میں داخل ہو کر جیب سے کارڈ نکال کر فون پیس کے خصوصی خانے میں ڈالا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، دارالحکومت سے، عمران نے کہا اور پھر اس نے لیبارٹری والے علاقے سے یہاں تک پہنچنے کے سارے حالات بتا دیے۔ کیا نمبر ہے اسٹیشن ویگن کا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو عمران نے نمبر اور ماڈل وغیرہ کی تفصیلات بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں چیک کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایئرپورٹ اور دوسرے شہروں کو جانے والے راستوں پر اور خصوصاً کوریئر سروس اور ڈاک خانے کی سروس تو چیک کی جا رہی ہے نا جناب؟ عمران نے کہا۔ ہاں، مکمل چیکنگ کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ کر کارڈ باہر نکالا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ پبلک فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ اب انہیں کہاں تلاش کیا جائے؟ جولیا نے کہا۔ اب یہاں سے چلیں، ظاہر ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، عمران نے کہا اور وہ آگے چوک کی طرف بڑھ گئے جہاں سے انہیں ٹیکسی مل سکتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر شہر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ باقی ساتھیوں کو بھی کال کر لیا جائے، عمران صاحب جو وہاں ڈیوٹی دے رہے ہوں گے۔ اگلی سیٹ پر عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ جولیا کے فلیٹ پر پہنچ کر وہاں سے کال کریں گے، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام ٹریسی اپنے ساتھیوں سمیت ہوٹل شوبرا کے ایک کمرے میں موجود تھی۔ ہیلی کاپٹر سے وہ ملحقہ کالونی میں داخل ہوئے تھے لیکن وہاں انہیں کوئی ایسی کوٹھی نظر نہ آئی جس پر کرائے کے لیے خالی ہے یا برائے فروخت کا بورڈ موجود ہوتا تھا، تو انہوں نے وہاں سے ایک اسٹیشن ویگن چھینی اور اس کے ذریعے وہ شہر پہنچ گئے۔ یہاں ایک جنرل پارکنگ میں انہوں نے اسٹیشن ویگن چھوڑ دی اور پھر مختلف ٹیکسیوں کے ذریعے وہ ہوٹل شوبرا پہنچ گئے تھے۔ مادام، ہمیں اپنے میک اپ تبدیل کر لینے چاہیے، ماریانا نے کہا۔ نہیں، اس میک اپ میں ہمیں ہلاک ہو جانے والوں کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا، پھر اس میک اپ میں ہمارے پاس کاغذات بھی صحیح اور مکمل ہیں، اسی لیے فی الحال یہی میک اپ ٹھیک رہیں گے، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مادام اب ہمیں مزید احتیاط کے چکر میں پڑنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ فلائٹس میں سوار ہو کر یہاں سے نکل جانا چاہیے، جیکسن نے کہا۔ اس وقت سب سے زیادہ چیکنگ ایئرپورٹ پر ہی ہو رہی ہوگی، ہم نے ان کی لیبارٹری تباہ کی ہے اور انتہائی قیمتی فارمولا اڑایا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ مادام ٹریسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا ہم یہاں چھپے بیٹھے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جتنا وقت گزرے گا ہمارے لیے خطرات بڑھتے چلے جائیں گے، جیکسن نے کہا۔ مادام، آران کی بجائے اگر ہم کسی طرح کافرستان پہنچ جائیں تو ہم زیادہ محفوظ رہیں گے، جیکب نے کہا۔ لیکن کیسے؟ یہی بات تو میں سوچ رہی ہوں، مادام ٹریسی نے کہا۔ کسی ویٹر کے ذریعے ایسے اسمگلروں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں، جیکسن نے کہا۔ نہیں، اب آخری صورت یہی رہ گئی ہے کہ چیف کو کال کر کے یہاں سے کسی بااعتماد گروپ کی ٹپ حاصل کی جائے، مادام ٹریسی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایکریمیا کا کوڈ نمبر اور ولنگٹن کا کوڈ نمبر بتا دیں، مادام ٹریسی نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ شکریہ، مادام ٹریسی نے کہا اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سب سے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا، دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا، یہ سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ٹی ایس بول رہی ہوں چیف، مادام ٹریسی نے کہا۔
और यस क्या रिपोर्ट है, तुमने अब तक तो राब्ता ही नहीं किया। दूसरी तरफ से क्राउन एजेंसी के चीफ की भारी और सख्त आवाज़ सुनाई दी। चीफ, हमने काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन यहाँ हर तरफ मुकम्मल नाकाबंदी है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आपसे यहाँ के किसी ग्रुप की टिप ले लूँ जो हमें खामोशी से सरहद पार करा दे। मादाम ट्रेसी ने कहा, नहीं, इन मामलात में किसी मुकामी ग्रुप पर एतमाद नहीं किया जा सकता। असल काम तुम्हारे पास है, ये कहीं रखा हुआ है। चीफ ने गोलमोल से लहजे में कहा, मेरे पास है चीफ। मादाम ट्रेसी ने जवाब दिया, तुम ऐसा करो कि पोलैंड के सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी हंसन को 15 मिनट बाद फ़ोन करो। मैं इस दौरान उसे हदायत दे दूँ, तुम असल काम उसके हवाले कर देना और फिर तुम इत्मीनान से वापस आ जाना। चीफ ने कहा, लेकिन चीफ, यकीनन सिफारत खानों की निगरानी हो रही होगी। मादाम ट्रेसी ने कहा, क्या उन्हें तुम्हारी असलियत का इल्म हो गया है? चीफ ने चौंक कर पूछा, मेरा ख्याल है नहीं हुआ। अब तक हमारा उनसे बराह रास्त टकराव ही नहीं हुआ। अलबत्ता हम आगे आगे हैं और वो हमारे पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उन्होंने सिफारत खानों की निगरानी करा रखी हो। मादाम ट्रेसी ने कहा, पोलैंड ऐसा मुल्क है जो इस किस्म की किसी कार्रवाई में कभी मुलविस नहीं हुआ, इसीलिए पोलैंड की सिफारत खाने की निगरानी नहीं हो सकती। तुम हानसन को अपने पास बुला लेना, वो लोग तो आते जाते रहते हैं। वो वैसे भी बेहद होशियार और मुहतात आदमी है, इसलिए वो हर लिहाज से ख्याल रखेगा। तुम एतमाद के साथ उसे माल देती रहना। वो सिफारती बैग के जरिए से पोलैंड भिजवा देगा, फिर वहाँ से वो खुद बहुत मेरे पास पहुँच जाएगा और मैं उसे कह दूंगा कि वो तुम लोगों को भी वहाँ से निकालने का कोई फुल प्रूफ बंदोबस्त करेगा। चीफ ने कहा, ठीक है चीफ। मादाम ट्रेसी ने कहा तो चीफ ने उसे हानसन का फ़ोन नंबर बता दिया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। चीफ ने बहुत अच्छी तरकीब सोची है, अब फार्मूला हिफाजत से यहाँ से निकल जाएगा, मारियाना ने कहा। और मादाम ट्रेसी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 15 मिनट बाद मादाम ट्रेसी ने दोबारा रिसीवर उठाया और चीफ के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए ताकि हानसन से मामला तय कर सके। यस, हानसन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मादाम ट्रेसी बोल रही हूँ, कोड क्राउन एजेंसी। मादाम ट्रेसी ने कहा, यस मादाम, मुझे अहकामात मिल चुके हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, होटल शोबरा, रूम नंबर 18, दूसरी मंजिल, लेकिन आपने हर लिहाज से मुहतात रहना है। मादाम ट्रेसी ने कहा, आप बेफिक्र रहें मादाम, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता हूँ। मैं आधे घंटे बाद पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ से जॉनसन ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मादाम ट्रेसी ने बेइख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ? मादाम ट्रेसी ने कहा, आप ज़हनी तौर पर इस सिलसिले में मुतमईन नज़र नहीं आ रही। जैक्सन ने कहा, जब तक फार्मूला और हम यहाँ से बाहर और आफियत नहीं निकल जाएंगे, इत्मीनान कैसे हो सकता है? मादाम ट्रेसी ने कहा, और सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा हुआ था। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल फैला हुआ था। उसे मुसलसल एहसास हो रहा था कि इस मिशन में वो और सीक्रेट सर्विस बावजूद इस कदर भाग दौड़ के मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, लेकिन वो इस नाकामी को हर सूरत में कामयाबी में बदलना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इमरान साहब, मैंने क्रीमियन सिफारत खाने की निगरानी का हुक्म दे रखा है, क्योंकि क्राउन एजेंसी बहरहाल एक्रीमी है। हो सकता है कि वो फार्मूले की फाइल सिफारती बैग के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करें। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओ हाँ गुड, तुमने अच्छी बात सोची है, ये पहलू तो मेरे जहन में आया ही नहीं था। इमरान ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, स्पेशल फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान और ब्लैक जीरो दोनों ही चौंक पड़े, क्योंकि स्पेशल फ़ोन से सिर्फ फॉरेन एजेंट ही कॉल किया करते थे। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, ग्राहम बोल रहा हूँ, चीफ फ्रॉम वेलिंगटन। दूसरी तरफ से सीक्रेट सर्विस के स्पेशल फॉरेन एजेंट ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। उसे याद आ गया था कि ब्लैक जीरो ने उसे बताया था कि उसने ये काम ग्राहम के जिम्मे लगा दिया है कि वो क्राउन एजेंसी के बारे में तहकीकात करे। यस, इमरान ने जवाब दिया। चीफ, आपके हुक्म पर मैंने क्राउन एजेंसी का ना सिर्फ सुराग लगा लिया है, बल्कि मैंने एक अहम फ़ोन कॉल का भी सुराग लगा लिया है। मुझे अभी चंद लम्हे पहले मेरे मुखबिर ने इत्तला दी है कि क्राउन एजेंसी के चीफ को पाकिस्तान से उसकी हुसूसी एजेंट ट्रसी ने कॉल की है। उसने चीफ को बताया है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है और अब वो माल को बाहर निकालना चाहती है, जिस पर चीफ ने उसे हदायत की है कि वो माल पोलैंड सिफारत खाने के सेक्रेटरी हानसन के हवाले कर दे। वो इसे पोलैंड की सिफारत खाने के सिफारती बैग के जरिए निकाल देगा और ट्रेसी और उसके साथियों को भी पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए काम करेगा। ग्राहम ने कहा तो इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो का चेहरा भी बेइख्तियार चमक उठा। वेरी गुड ग्राहम, तुमने काबिल कदर कारनामा सर अंजाम दिया है। वेरी गुड, मजीद तफसीलात का बेइल्म हुआ है? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, नहीं चीफ, सिर्फ यही बात मालूम हुई है। दूसरी तरफ से मुसरत बड़े लहजे में कहा गया, जाहिर है एक्स2 आम हालात में किसी की तारीफ करने का आदी नहीं था, जबकि इस बार उसने खुलकर ग्राहम की तारीफ की थी, इसीलिए जाहिर है उसके लहजे में मुसरत ने झलकना ही था। ओके, तुम इस मुखबिर से मुसलसल रब्ता रखो, इमरान ने कहा, और रिसीवर रखकर उसने दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, पोलैंड सिफारत खाने का नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रैडल दबाया, फिर टून आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल कर दिया। पोलैंड एम्बेसी। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, सेकंड सेक्रेटरी मिस्टर हानसन से बात कराए। मैं क्रीमियन सिफारत खाने से अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ, उनका दोस्त। इमरान ने क्रीमियन लहजे में कहा, वो भी थोड़ी देर पहले कहीं गए हैं जनाब, शायद किसी से मिलने शहर गए हैं। आप 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या आप मालूम करके बता सकती हैं कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि मैंने उनसे फौरी मिलना है। इमरान ने कहा, नहीं जनाब, वो बताकर नहीं गए। वैसे वो अपनी प्राइवेट कार पर गए हैं, इसलिए अपने किसी प्राइवेट काम से ही गए होंगे, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके इमरान ने कहा, और क्रैडल दबाकर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी हार्जा। रब्ता कायम होते ही सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी, X2 सर सुल्तान से बात कराए। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा,
یس سر، دوسری طرف سے انتہائی بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو سلطان بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سر سلطان، مجھے اطلاع ملی ہے کہ فارمولا پالینڈ سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری ہانسن کے ذریعے سفارتی بیگ کے تھرو ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ آپ فوری طور پر ایئرپورٹ پر ایسے انتظامات کرائیں کہ ہالینڈ کے سفارتی بیگ چیکنگ کے بغیر ملک سے باہر نہ جا سکے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ہانسن سیکنڈ سیکرٹری؟ اسے تو میں نے ہوٹل شوبرا میں داخل ہوتے دیکھا ہے، سر سلطان نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ہوٹل شوبرا میں تفصیل بتائیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہوٹل شوبرا میں کارمن سفارت خانے کی طرف سے ان کے قومی دن پر فنکشن ارینج کیا گیا تھا جس میں تمام غیر ملکی ایمبیسڈرز نے شرکت کی ہے۔ اس پہ میں سرکاری طور پر بھی موجود تھا۔ فنکشن کے اختتام پر جب میں باہر آیا تو میں نے ہانسن کو ایک پرائیویٹ کار میں بیٹھے پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہر ملک کے سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری سے چونکہ میرا براہ راست رابطہ رہتا ہے، اس لیے میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں، ویسے میں ابھی انتظامات کرا دیتا ہوں، سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان کو حلیہ وغیرہ بتا دے اور جس کار میں وہ موجود تھا اس کا رنگ اور ماڈل وغیرہ بھی بتا دے، عمران نے کہا۔ تو سر سلطان نے ہانسن کا حلیہ بھی بتا دی اور کار کا رنگ اور ماڈل بھی۔ ٹھیک ہے، آپ انتظامات کرائیں، میں اس ہانسن کا بندوبست کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے تیزی سے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، جوانوں کو ساتھ لے کر فوراً پالینڈ سفارت خانے کے سامنے پہنچ جاؤ۔ میں تمہیں ایک آدمی کو حلیہ بتا دیتا ہوں اور اس کی کار کا رنگ اور ماڈل، تم دونوں نے اسے ہر صورت میں اغوا کر کے رانا ہاؤس لے کر آنا ہے، کسی بات کی پرواہ نہ کرنا، لیکن اسے زندہ پہنچنا چاہیے، فوراً روانہ ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے سر سلطان کا بتایا ہوا ہانسن کا حلیہ اور کار کا نمبر اور ماڈل بھی بتا دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جو کام مجھ سے اور پکیشیا سیکرٹ سروس سے نہیں ہو سکا وہ گراہم اور سر سلطان نے کر دیا۔ واقعی جب اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بخود راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے جوزف اور جوانا کو کیوں بھیجا ہے؟ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رانا ہاؤس سفارت خانے والے علاقے کے قریب ہے اور ممبرز کو بھیجنے کے لیے مجھے پہلے جولیا سے کہنا پڑتا، پھر جولیا کسی کو تلاش کر کے حکم دیتی، اس طرح کام لمبا ہو جاتا، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مدام ٹریسی کے چہرے پر گہرے اطمینان اور مسرت کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ ہانسن سے ملنے کے بعد اسے پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ چیف کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ ہانسن بے حد ہوشیار اور محتاط آدمی ہے، اسی لیے اسے یقین تھا کہ اب نہ صرف فارمولا محفوظ طریقے سے کراؤن ایجنسی کے چیف کے پاس پہنچ جائے گا بلکہ وہ خود بھی محفوظ طریقے سے ملک سے باہر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہانسن نے انہیں بتایا تھا کہ سفارتی بیگ کی روانگی کے بعد وہ انہیں بھجوانے کا فول پروف انتظامات کر دے گا اور پھر انہیں فون پر اطلاع دے دے گا، اسی لیے وہ سب اس وقت بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔ یہ انتہائی عجیب مشن مکمل ہو گیا ہے مادام، ویسے یہ سب کچھ آپ کی ذہانت اور کارکردگی کی وجہ سے ہوا ہے، ماریانا نے کہا۔ ہاں، مجھے پکیشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس عمران کو شکست دے کر دلی مسرت ہو رہی ہے، مادام ٹریسی نے کہا، اور سب نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، مادام ٹریسی نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں سیکنڈ مینیجر ہوں، آج رات ہوٹل میں خصوصی فنکشن ہے، میں آپ کو اس فنکشن میں دعوت نامے دینا چاہتا ہوں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او شکریہ، مادام ٹریسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو نوجوان نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا، دوسرے لمحے ٹھس کی آواز کے ساتھ ہی مادام ٹریسی اور اس کے ساتھیوں کے گرد سفید رنگ کا دھواں سا چھا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مادام ٹریسی سنبھلتی، اس کا ذہن تاریک دلدل میں جیسے ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گپ اندھیرے میں روشنی نمودار ہوتی ہے اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اب ہوٹل کے کمرے کی بجائے ایک بڑے ہال نما کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا جسم فولادی راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے گردن گھمائی اور دوسرے لمحے اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا کیونکہ اس کے ساتھ ہی کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا پالینڈ سفارت خانے کا سیکنڈ سیکرٹری ہانسن موجود تھا، لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ او یہ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ یہ ہانسن یہاں؟ یہ کون جگہ ہے؟ مادام ٹریسی نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے راڈز کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہانسن کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد اس کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی کیونکہ ہانسن اور اس کی اس انداز میں گرفتاری کا مطلب تھا کہ آخری لمحات میں اس کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اسی لمحے سے ہانسن کی کراہ سنائی دی تو وہ بے اختیار ہانسن کی طرف دیکھنے لگی۔ ہانسن ہوش میں آ رہا تھا۔ ہانسن، مادام ٹریسی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تو ہانسن بے اختیار چونک پڑا۔ او مادام، آپ بھی؟ ہانسن نے کہا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ فارمولا کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مادام ٹریسی نے کہا۔ مادام، میں فارمولا لے کر واپس سفارت خانے گیا، ابھی سفارت خانے کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ دو گرانڈل حبشیوں نے میری کار کو روکا اور پھر مجھے اس طرح کار میں سے کھینچ لیا جیسے میں ربڑ کا بنا ہوا کھلونا ہوں۔ میری گردن پر اس قدر دباؤ پڑا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں یہاں تھا اور راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر مادام انہوں نے مجھ پر انتہائی عجیب سا حربہ استعمال کیا، میرے ناک کے نتنوں میں انگلیاں ڈال کر نہ جانے کیا کیا گیا کہ میرا ذہن ہی معاف ہو گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ اب دوبارہ مجھے ہوش آیا ہے تو آپ یہاں موجود ہیں، ہانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ سب کے کرائے پر تم نے پانی پھیر دیا، مادام ٹریسی نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی مادام کہ یہ سب کیا اور کیسے ہوا، ہانسن نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس ہال نما کمرے کا باہری دروازہ کھلا اور مادام ٹریسی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے عمران کو دیکھ کر چونک پڑی۔ عمران کے پیچھے دو گرانڈل حبشی تھے جن میں سے ایک افریقی نژاد تھا اور دوسرا کریمی نژاد۔ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو ٹریسی، اسی لیے کسی رسمی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میں تمہیں رابرٹ کی دوست عورت ہی سمجھتا رہا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم کراؤن ایجنسی کی نہ صرف مایہ ناز ایجنٹ ہو بلکہ ایک سیکشن کے بھی انچارج ہو۔
इमरान ने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। दोनों हबशी कुर्सी के पीछे साइड पर मौजबाना अंदाज में खड़े हो गए थे। क्राउन एजेंसी? कैसी क्राउन एजेंसी और कौन ट्रेसी? मेरा नाम तो मारिया है। मैं तो ग्रेट लैंड के महकमा आसार कदीमा से मुतलिक हूँ। मैं सियाहत पर यहाँ आई हूँ, मदाम ट्रेसी ने कहा। तो इमरान हंस पड़ा। कागजात की रूह से और चेहरे पर मेकअप की रूह से वाकई तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन तुमने होटल शोबरा से अपने चीफ को जो कॉल की थी वो ट्रेस कर ली गई और फिर ये भी मालूम हो गया कि फार्मूले को हांसन के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। चुनाचे हांसन को ट्रैप कर लिया गया और फार्मूला भी हासिल कर लिया गया और तुम लोगों को भी यहाँ लाया गया। वैसे अगर तुम्हें तुम्हारा ये मेकअप पसंद ना हो तो इसे साफ भी किया जा सकता है। मुझे मालूम है कि ये स्पेशल मेकअप है और इसे सिर्फ पानी से साफ किया जा सकता है, मेकअप वॉशर से नहीं। मैं तुम्हें हिराज तहसीन पेश करने आया हूँ कि तुमने इस बार मुझे और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उंगलियों पर नचाया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सब गलत है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मदाम ट्रेसी ने कहा। जवाना, इमरान ने मुड़कर अक्रीमी नजात हबशी से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, इस हबशी ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। हांसन ने सिफारती कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इसे गोली मार दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस मास्टर, अक्रीमी नजात हबशी जिसे जवाना कहा गया था ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मदाम ट्रेसी या हांसन कुछ बोलते हाल गोलियों की तरतराहट और हांसन के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद ही हांसन मुर्दा हो चुका था। इसकी लाश को बर की बट्टी में डालकर राख कर दो, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और आगे बढ़कर वो हांसन की कुर्सी के अकब में आया। कटाक की आवाज के साथ ही हांसन की लाश के गिर्द मौजूद रॉड्स गायब हो गए। तो जवाना ने हांसन की लाश को इस तरह उठा लिया जैसे इसका सिरे से कोई वजन ही ना हो। फिर वो इसे उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मदाम ट्रेसी के जहन में पहली बार खौफ की आंधियां सी चलने लग गई। अब बोलो ट्रेसी, तुम्हारा क्या इंजाम होना चाहिए? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। माम मुझे माफ कर दो, तुम्हें रॉबर्ट की दोस्ती का वास्ता, मदाम ट्रेसी ने बेख्तियार गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा। तुमने और तुम्हारे साथियों ने नाकाबिले माफी जुराइम का इर्तिकाब किया है। न सिर्फ पाकिशा का इंतहाई कीमती फार्मूला चुराया है बल्कि इंतहाई कीमती लेबॉर्ट्री भी तबाह की और साइंसदानों को भी हलाक किया है। इसके अलावा तुमने पाकिशा फौज के कर्नल, 2 कैप्टनों और फौजी सिपाहियों को भी जलाकर राख कर दिया है। हेलीकॉप्टर चुराने के लिए तुमने एक बूढ़ी बीमार औरत और 4 आदमियों को इंतहाई बेदर्दी से हलाक कर दिया है। इसके बावजूद तुम माफी की बात कर रही हो। जहाँ तक रॉबर्ट का ताल्लुक है तो मुझे मालूम है कि अगर रॉबर्ट जिंदा होता तो कभी तुम्हें पाकिशा के खिलाफ काम करने की इजाजत ना देता। तुम्हारे साथियों को उनकी जराइम की सजा दी जा चुकी है, उनकी लाशें भी राख में तब्दील हो चुकी हैं। अलबत्ता तुम्हारे मुफाद में एक पॉइंट जाता है और वो ये है कि मुझे तस्लीम है कि तुम इंतहाई जहानत की मालिका हो, तो तुमने अपनी जहानत से हकीकतन मुझे भी और सीक्रेट सर्विस को भी इस मिशन में शिकस्त दी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ये जहानत पाकिशा के खिलाफ इस्तेमाल हुई है और ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और मादाम ट्रेसी को यूं महसूस होने लगा जैसे वो किसी इंतहाई गहरी दलदल में धंसती चली जा रही हो। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरा वादा कि आइंदा पाकिशा का रुख भी नहीं करूंगी, मादाम ट्रेसी ने घबराए हुए लहजे में कहा। जोसेफ, इसे खोल दो और इसे एक भरा हुआ रिवॉल्वर दे दो ताकि ये खुदकुशी कर सके, इमरान ने साथ खड़े दूसरे हबशी से कहा। ये इस बात से हबशी ने कहा और इसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ा और इसकी कुर्सी के कम में आकर उसने पैर मारा तो कटाक की आवाज़ के साथ ही मादाम ट्रेसी के जिस्म के गिर्द मौजूद रॉड्स गायब हो गए। लेकिन मादाम ट्रेसी को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म मफलूज हो गया हो। इसी लम्हे इस हबशी ने होलिस्टर से एक भारी रिवॉल्वर निकालकर उसकी गोद में रखा और वापस मुड़कर इमरान के पीछे आकर खड़ा हो गया। ये तुम्हारी कम से कम सजा है कि तुम खुदकुशी कर लो, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। तो मादाम ट्रेसी ने रिवॉल्वर उठा लिया। इसकी आंखों में यकलहा चमक सी उभरी और इसने रिवॉल्वर का रुख यकलहा सामने बैठे हुए इमरान की तरफ कर दिया। दूसरे लम्हे उसकी उंगली हरकत में आई, उसके हाथ को झटका सा लगा, लेकिन इसके साथ ही उसके हलक से बेख्तियार दर्दनाक चीख निकल गई और रिवॉल्वर उसके हाथ से नीचे गिर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई गर्म सलाह उसके दिल के करीब उसके जिस्म में उतरती चली गई हो। तुम्हारी जहानत के बावजूद तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं ऐसी हमाकत कर दूंगा कि तुम्हारे हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर देकर तुम्हें ये मौका दूंगा कि तुम मुझे और जोसेफ को हलाक कर दो। ये महसूस रिवॉल्वर था। अगर तुम खुदकुशी करने की कोशिश करती तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन तुमने आखिरी लम्हे में एक बार फिर मुझे हलाक करने की कोशिश की और नतीजा अब तुम्हारे सामने है। बहरहाल मुझे ये इत्मीनान है कि मैंने तुम जैसी ज़हीन औरत को अपने हाथों से हलाक नहीं किया बल्कि तुमने अपने आप को खुद हलाक किया है। इमरान की आवाज़ मादाम ट्रेसी के डूबते हुए जहन से टकराती रही। फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस उसके हलक में अटक गया हो। फिर एक धमाका हुआ और उसके साथ ही इसके तमाम एहसास जैसे फना होकर रह गए। क्राउन एजेंसी की सुपर माइंड एजेंट मादाम ट्रेसी अपनी तमाम तर जहानत के बावजूद आखिरकार मौत की तारीख वादी में अपने हाथों उतरने पर मजबूर कर दी गई थी।